Every treatment has a reason. Every medicine has a context. Welcome to Chikitsa Nirupanam, where Ayurvedic treatment is understood through principles and not merely prescriptions. Namaste and welcome to Yashodhvani, Ayurved's own voice. We are delighted to present Chikitsa Nirupanam, a dedicated educational series that explores the science and art of Chikitsa through authentic Ayurvedic principles and their practical clinical applications. In this series, our revered Vaidya Yoga Joshi sir shares his decades of clinical experience, guiding us through the fundamental principles that form the backbone of Ayurvedic practice. Rather than merely discussing medicines, Sir explains the clinical reasoning behind every therapeutic decision, why a particular treatment is chosen, when it should be administered, and how it should be tailored according to the patient's avastha and its samprapti. Through classical references, practical insights, and real clinical case discussions, each episode is designed to help students, practitioners, teachers, and researchers alike bridge the gap between textbook knowledge and clinical practice. Our mission is to preserve and share the invaluable teachings of Vaidya Yoga Joshi sir so that his timeless wisdom continues to inspire generations of Vaidyas to come. So let us begin today's episode of Chikitsa Nirupanam. चिकित्सा करते समय जिसे चिकित्सा तत्व निरूपणम कहे, ऐसे कुछ बातों का विचार यहां करना होगा। शोधन और शमन ये दो प्रमुख उपक्रम कहे जाते हैं, मगर शोधन चिकित्सा श्रेष्ठ होकर भी हर रुग्ण में आप नहीं कर सकते हैं। शोधन चिकित्सा करने के लिए दोषों को पहले कोष्ठ में लाना पड़ता है। सर्वदेह प्रविश्रुतान सामान दोषान न निर्हरेत, ऐसा सूत्र उपलब्ध है, जिसके बारे में अम्मवाद के विकल्प संप्राप्ति करते समय अम्मवाद का उदाहरण देकर के मैंने स्पष्ट किया था। अमावस्था में दोष शरीर धातुओं से में लीन हुए रहते हैं, और लीन होने के कारण यदि उनको निर्हरण करने का प्रयत्न किया, निर्हरण करने के लिए उनको पहले कोष्ठ में लाना चाहिए। वो कोष्ठ में लाने का प्रयत्न किया गया, बाहर निकालने का प्रयत्न किया गया, तो उसमें जरूर धातुओं का भी नाश हो जाता है। इसलिए लीन जब रहेंगे तो ऐसे अवस्था में धातु नाश न हो, इसलिए आपको शोधन देना टालना चाहिए। जैसे कच्चे आम हैं, कच्चे आम से यदि आप कच्चे फल से यदि रस निकालने का प्रयत्न करें तो रस तो निकलेगा ही नहीं, मगर फल का भी नाश हो जाएगा। वैसा ही यहाँ है, आश्रय का नाश हो जाएगा। आश्रय का नाश होना तो युक्त नहीं है, केवल दोष प्रशमन होना चाहिए, आश्रय का नाश नहीं होना चाहिए। ये बात चिकित्सा करते समय निश्चित रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। फिर ऐसे समय क्या करें? ऐसे समय में पहले दीपन पाचन चिकित्सा करनी होगी। आम का नाश करना होगा। आम का नाश करने के बाद स्नेहन स्वेदन करके उन दोषों को कोष्ठ में लाया जा सकता है। शोधन करने के पहले दीपन पाचन करके अमावस्था दूर करना बहुत आवश्यक है। उसके बिना आप शोधन चिकित्सा नहीं कर सकेंगे। ये बात यहां ध्यान में रखनी चाहिए। चिकित्सा करते समय जो आप चिकित्सा करते हैं वो विपरीत गुणों के आधार से करते हैं। आपने पहले सूत्र देखा ही है, सर्वदा सर्वभावानां सामान्य मूर्ति कारणम ह्रासयितुर विशेषश्च। तो उसका उपयोग करते समय विरुद्ध गुणों के द्रव्यों का प्रयोग चिकित्सा में आपको करना चाहिए। अर्थात ये जो गुण संकल्पना है, जिसके बारे में मैं कल बोल चुका हूं, 10 गुण बताए गए। जो कार्मुक गुण है वो पार्थिव गुण नहीं है या भौतिक गुण नहीं है, वो है कार्मुक गुण, कर्मानुमेय गुण है। वो गुरुमंद हिमस्निग्ध लक्षण सांद्र मृदुस्थिरा,
गुणा सुसूक्ष्म विशदा, और आगे जाकर के कहा है विंशति सब विपर्य, वो विपरीत है। इसके बारे में भी मैं पहले स्पष्टीकरण आपके सामने कर चुका हूं। जब आप चिकित्सा करेंगे तो औषधि योजना कैसे करें, उसका अनुमान कैसे हो और उसकी मात्रा कितनी हो, इसका विचार आवश्यक ही रहेगा। देखिए, औषधि योजना जब आप करते हैं तो औषध किस प्रकार से आप करते हैं, क्या करते हैं, ये देखना चाहिए। देखिए, चल काल में ज्यादातर वनस्पति द्रव्यों का प्रयोग करते थे। आज भी वनस्पति का प्रयोग हम अधिक प्रमाण में करते हैं, इसमें कोई दुमत नहीं। वनस्पति द्रव्यों का प्रयोग करते समय सबसे अच्छा जो प्रयोग किया जाता है वो स्वरस निकाल करके उसका प्रयोग करना। ये बहुत अच्छा है, उसमें तुरंत लाभ होने वाला है, मगर ये कठिन भी है। क्या कठिनाई है इसमें? तो ताजा वनस्पति हमेशा मिलेगी ऐसा नहीं। कुछ वनस्पति तो ऋतुमान के अनुसार मिलती है, उत्पन्न होती है, बाद में मिलने भी अशक्य प्राय हो जाती है। बहुत बार द्रव्य उपलब्ध हो पास में, मगर उनको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे समय में कितने भी कहो कि स्वरस निकाल करके उसका प्रयोग करो, तो ये आसान नहीं है। इसलिए बाद में प्रयोग आने लगा वो है चूर्ण का। वो सुखा करके उसका पाउडर बना करके, चूर्ण बना करके उसका प्रयोग करो। अर्थात जो ताजा वनस्पति है उसके अपेक्षा चूर्ण के गुण तो कम ही रहेंगे। इसीलिए अपवाद भी है, नहीं ऐसा नहीं। जैसे बताया गया है कि 5 द्रव्य ऐसे जो फलम शुष्कम गुणोत्तर, शुष्क होने पर अधिक गुणकारी है। जैसे त्रिफला के 3 द्रव्य है जो ताजी अवस्था में उपयोग करने के बिना यदि आप उसे सुखा करके बाद में उपयोग करें तो ज्यादा कार्यकारी होता है। ऐसा भी और एक द्रव्य है द्राक्षा। द्राक्षा की अपेक्षा जो मुनक्का रहते हैं उनका प्रयोग करना अधिक लाभदायी होता है। और बिल्व भी है, ये 5 फल बताए गए हैं जो फलम शुष्कम गुणोत्तरम, ऐसा जिसका विवेचन किया जाता है। बड़े अपवाद है। सामान्यतः ताजा फल या ताजी वनस्पति का प्रयोग करना अधिक लाभदायी है, ये तो मैंने बताया। पर जब ये साध्य नहीं होता तो चूर्ण का प्रयोग आप करते हैं। चूर्ण की मात्रा बहुत अधिक देने की अपेक्षा रहती है। करीब 250 मिलीग्राम इतने प्रमाण में एक समय में इतनी अधिक मात्रा में इसका उपयोग आपको करना होगा। इसके साथ साथ क्वाथ भी बना देकर देना, ये भी किया जाता है बहुत बार। क्वाथ यानी उसमें 16 गुना उसमें डालना चाहिए जल, फिर उबाल करके वो कम कर दो, 1/4 कर दो और बाद में छान करके उसका प्रयोग करो। इस प्रकार क्वाथ बना करके प्रयोग किया जाता है। पर क्वाथ के बारे में प्रयोग करते समय भी एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, क्वाथ हर रोज नया बनाने की जरूरत रहती है। आज बनाया हुआ क्वाथ कल उसका प्रयोग कर नहीं सकते हैं आप। इसीलिए बाद में प्रयोग शुरू हुआ वो असवारिश होगा, उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है गुणों में। उसमें 2 प्रकार से आप यूज कर सकते हैं जो फर्मेंटेशन होता है, एक एसिडिक फर्मेंटेशन और एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करके जो बनाया जाता है उसे आप आसव या अरिष्ट कहते हैं। क्या फर्क है दोनों में, आसव और अरिष्ट में? देखिए, दोनों ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, मगर जब क्वाथ बना करके उसके बाद जो बनाया जाता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किया जाता है, उसे कहते हैं अरिष्ट।
और वैसे ही स्वरस निकाल करके या कच्चे क्वाथ बनाए बिना जो बनाया जाता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, उसे कहते हैं आसव। दोनों में इतना ही फर्क है। फिर ये फर्क क्यों? देखिए, जो पित्त शामक द्रव्य है, जो शीत गुणात्मक द्रव्य है, उनमें यदि क्वाथ बनाया जाएगा तो वो गुण कम हो जाएंगे, इसलिए क्वाथ बनाए बिना अश्व का प्रयोग किया जाता है। मगर कफ के लिए और वात के लिए उपयुक्त तो जो द्रव्य है उनका प्रयोग करना हो तो ऐसे समय क्वाथ का प्रयोग करना हो, अरिष्ट का प्रयोग करना उचित रहता है। मैं ये सामान्य रूप से, कुछ द्रव्य ऐसे हैं जैसे भल्लातक असव है, पिपल्यासव है। क्या भल्लातक, पिपली ये शीतवीर्यात्मक द्रव्य है? असव बनाए गए नहीं, मगर ये तीक्ष्ण वीर्यात्मक द्रव्य है। यदि इनका क्वाथ बनाया गया तो तीक्ष्णत्व बढ़ जाएगा, इसलिए आसव कब बनाया जाता है? शीतवीर्य द्रव्यों से या अति तीक्ष्ण द्रव्य हो तो उसे आसव बनाए जाते हैं, अन्यथा अरिष्ट का प्रयोग करते हैं। आजकल व्यवहार में मंजिष्ठादि क्वाथ या परिपाठादि क्वाथ या ऐसे क्वाथ करके नाम से मिलते हैं, वो सच में क्वाथ नहीं है, वो अरिष्ट या असव ही है। ये इस प्रसंग में ध्यान में रखना चाहिए। वनस्पति द्रव्यों का प्रयोग करते समय और भी एक तरह से प्रयोग आप कर सकते हैं, वो है स्नेह सिद्ध करना, घृत या तैल सिद्ध करके उसका प्रयोग करना। एक बार किया तो बहुत दिन तक उसका उपयोग आप कर सकते हैं। और स्नेह सिद्ध करना, कैसा करना, क्या करना, ये बात अलग है। औषध योजना करते समय, औषधि का प्रयोग करते समय केवल वनस्पति द्रव्यों का ही प्रयोग होता है ऐसा नहीं, अनेक प्राणीय द्रव्यों का भी प्रयोग किया जाता है। कुछ प्राणीय द्रव्य सुखा करके बाद में प्रयोग किया जा सकता है, जैसे इंद्रगोप जो कीड़ा रहता है, जो कीटक रहता है, वो केवल 8 दिन में ही मिलता है। 8 दिन ही मिलता है वर्षा ऋतु में, शुरू की अवस्था में वो मिल जाएगा, बाद में वो नहीं मिलेगा। वो इकट्ठा करके आपको सुखा करके बाद में पाउडर बना करके उसका प्रयोग करना चाहिए। गोमूत्र, दुग्ध जैसे द्रव्य जो है प्राणी है, उनका ताजा ही प्रयोग करना पड़ेगा, हर रोज ला करके उसका प्रयोग करना पड़ेगा आपको। कुछ कस्तूरी जैसे द्रव्य जो बहुत दिन तक रह सकते हैं, उनका कभी भी आप प्रयोग कर सकते हैं। खनिज द्रव्यों के प्रयोग के बारे में भी यही ध्यान में रखना चाहिए। खनिज द्रव्यों के बारे में विचार करते समय उसका पहले शोधन और मारण किया जाता है और बाद में ही उसका प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में मैंने बहुत विश्लेषण पहले लेक्चर में किया हुआ है। एक बात यहां और मुझे आपके सामने रखनी है। पारद गंधक के योग जो है वो योगवाही रहते हैं, और योगवाही होने के कारण उनका प्रयोग औषधि बनाते समय अधिक मात्रा में किया जाता है। पारद और गंधक अलग अलग रूप से कभी उपयोग में ज्यादातर लाते नहीं है। पारद के बहुत कल्प कम है, केवल पारद जिसमें गंधक नहीं है, जैसे परपटी कल्प बनाते हैं, श्वेत परपटी नाम का जो कल्प है बहुत विषारी है, वो इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है, पर व्याधि इतना ही गंभीर हो तो ही उसका प्रयोग किया जाता है। गंधक अलग रूप से प्रयोग किया जाता है, शुद्ध गंधक का प्रयोग किया जाता है, गंधक रसायन का प्रयोग किया जाता है, गंधक धृति के स्वरूप में प्रयोग किया जाता है, या कुछ कल्पों में जैसे लक्षुणाधिवटी हो उन द्रव्यों में गंधक पारद के बिना भी उपयोग में लाया हुआ दिखता है। परंतु सामान्य रूप से पारद और गंधक इकट्ठा करके उनसे बनाए हुए योग अधिक प्रमाण में उपयोग में लाए जाते हैं, जो उत्कृष्ट योगवाही है। योगवाही यानी जो द्रव्य संपर्क में आने वाले अन्य द्रव्यों के गुणकर्म को बढ़ा देता है, ऐसे द्रव्यों को योगवाही कहा जाता है। योगवाही द्रव्य तो बहुत है। एक है मधु,
मक्षिकोद्भवम माक्षिकम, इस रूप से मधु। दूसरा जो माक्षिक है सुवर्ण माक्षिक, वो भी उत्कृष्ट योगवाही है। मध के यानी शहद के समान दूसरा भी और एक योगवाही द्रव्य व्यवहार में लाया जाता है, वो है गर्म जल, उष्णोदक। और तीसरा महत्व का जो योगवाही द्रव्य वो है मुकुल। पर इन सबसे अधिक उपयोग तो होता है पारदगंधक का। पारदगंधक के योग का विचार करें तो बहुत से योग ऐसे हैं कि जिसमें केवल पारदगंधक है, जैसे कज्जली है, इसमें पारदगंधक के बिना कोई नहीं। दूसरा है रस सिंदूर, रस सिंदूर यानी HGS। और तीसरा है हिंगुल। हिंगुल और रस सिंदूर में गुणधर्मों की दृष्टि से कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही द्रव्य है। रस सिंदूर लेबोरेटरी में रसशाला में बनाया जाता है, तो हिंगुल जो है वो खनिज रूप में आपको मिलता है। आगे का जो कल्प है वो है रस परपटी। इसमें भी पारदगंधक की कज्जेली बना करके अग्नि संस्कार के द्वारा उससे परपटी बनाई जाती है। और भी एक कल्प जो है वो है रसपोट्टली। रसपोट्टली यानी पारदगंधक की कज्जेली के सहायता से ही पोट्टली पद्धति से यानी पोट्टली बना करके गंधक में उनको पकाया जाता है और रसपोट्टली बनाई जाती है। ये तो पांचों द्रव्य उत्कृष्ट योगवाही द्रव्य है। इन किसी के भी प्रयोग किया तो अल्प मात्रा में अन्य द्रव्य कार्यकारी होंगे। जैसे आप त्रिभुवन कीर्ति जैसे द्रव्य का विचार करें तो उसमें हिंगुल है, उसमें जो बाकी द्रव्य है त्रिभुवन कीर्ति जैसे द्रव्य है, ध्यान में रखिए उसमें हर एक द्रव्य का प्रमाण कुछ मिलीग्राम इतना ही होगा, क्योंकि आप 250 मिलीग्राम त्रिभुवन कीर्ति एक समय देंगे, हर एक का प्रमाण कुछ 20 या 30 मिलीग्राम इतने अल्प मात्रा में होगा। चूर्णों का प्रयोग करना हो तो आपको 250 मिलीग्राम की प्रयोग करना हो, या मिलीग्राम तो 25 या 20 मिलीग्राम इतने अल्प मात्रा में कार्यकारी होगा ये त्रिभुवन कीर्ति। क्यों? तो उसके साथ हिंगुल मिलाया गया। तो कोई भी कहेगा इतना हिंगुल क्यों बनाते बसे, रस सिंदूर क्यों बनाए, रसपरपटी क्यों बनाए, कज्जली का ही प्रयोग क्यों ना करे हर समय। सूचिगर का प्रयोग करना हो तो उसमें आप डालेंगे कज्जली, मगर जब आप कहेंगे त्रिभुवन कीर्ति बनाना है तो कज्जली का प्रयोग न करते हुए वहां हिंगुल का प्रयोग करें। क्यों है ऐसा? ध्यान में रखिए कि योगवाही द्रव्य दूसरों के गुण बढ़ाते जरूर है, मगर स्वयं का गुणधर्म कभी छोड़ते नहीं। रसपरपटी जो कज्जली से ही बनाई जाती है मगर उनमें गुण बदल जाते हैं। कज्जली जो है सर्वगुणात्मक है, तो परपटी उसके विपरीत ग्राही गुण की बनती है। यदि आपको सर्वगुण की अपेक्षा हो, जैसे पित्त शामक द्रव्य बनाना हो तो में मृदु विरेचन सर्वगुण की अपेक्षा है, तो वहां ग्राही गुण का प्रयोग करने के बदले आप कज्जली का प्रयोग करें। यदि आपको ऐसा लगे कि यहां ग्राही गुणों की अपेक्षा है तो हिंगुल का प्रयोग करो। हिंगुल तो प्रणव स्रोत पर कार्यकारी, कफों पर कार्यकारी, कफ का शोषण करने वाला, इसीलिए उसका प्रयोग करो। यदि आप कुछ अन्य द्रव्य कुटेज के जैसे द्रव्यों का प्रयोग करना चाहते हो तो कुटेज कज्जली बना करके फायदा नहीं होगा, क्योंकि कज्जली सर्वगुणात्मक है, वहां कुटेज परपटी बनाना पड़ेगी आपको। देखिए पुट्टली कल्प ये बल्ले के रूप में उपयोग लाते जाते हैं, तो अश्वंधा पुट्टली, शतावरी पुट्टली बनाई जाती है, या हर्बल जैसे द्रव्य जो उत्कृष्ट हृदरोग पर कार्यकारी है वहां हर्बल पुट्टली का प्रयोग आप व्यवहार में करते हैं। एक बात ध्यान में रखना चाहिए, यहां पुट्टली यानी क्या, कुटेज परपटी जब मैं कहता हूं उस समय ये मेरे गुरु मामा गोखले जी की बनाई होने की पद्धति, उन्होंने अनेक द्रव्य ऐसे बनाए, एक ही द्रव्यों का प्रयोग शुरू किया।
कुठेही उत्कृष्ट स्तंभ द्रव्य आहे, ग्राही द्रव्य है, वहां परपटी का प्रयोग यानी 16 भाग लेना, कुटे उसमें एक भाग परपटी मिला देना, रसपरपटी उसमें अच्छी तरह से मर्दन करके फिर उससे गोली बनाई जाती है, वह कुटे परपटी। यानी केवल मिश्रण है, ये मिश्रण के द्वारा वहां पारगंधक के योग होने के कारण उनके गुणधर्म बढ़ जाते हैं और वह अधिक कार्यकारी होने लगती है। सूक्ष्म त्रिफला नाम का एक द्रव्य उन्होंने बनाया, ये मामा गोखले जी की प्रक्रिया से बनाया हुआ द्रव्य सूक्ष्म त्रिफला। आजकल तो बहुत बड़ी मात्रा में सूक्ष्म त्रिफला का प्रयोग आप करते हैं। ये क्या है, 16 भाग त्रिफला चूर्ण और 1 भाग कज्जली, इसका मिश्रण, दूसरा कोई नहीं है इसमें सूक्ष्म त्रिफला में। इस प्रकार द्रव्य बनाने की पद्धति आज रूढ़ हो गई है। एक ही द्रव्यों का भी प्रयोग, पारगंधक के प्रयोग से दूसरा और एक लाभ होता है, योगवाही होने के कारण मात्रा कम हो गई, मात्रा कम होने के कारण लेने में सुविधा उत्पन्न हो गई, और दूसरा उसकी कीमत भी बहुत कम हो गई। पारगंधक का उपयोग केवल इतना ही नहीं पर और भी एक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। वनस्पति द्रव्य जब उपयोग में लाए जाते हैं तो उनके कितने दिन तक का उसका प्रयोग, यानी उनके निर्माण होने के कितने दिन तक आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी एक्सपायरी डेट रहती है कि उसको इसका विचार करना ही होगा। वनस्पति द्रव्य बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, 6 महीने से ज्यादा उसका उपयोग करना उचित नहीं रहता है, उसके बाद भी वो निर्वीर्य हो जाते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। बस जब पारगंधक के योग के मिश्रण के कारण वो कभी उसमें कीटक नहीं लगते हैं, वो खराब नहीं होती है। व्यवहार में भी देखा जाएगा आपको, चावल रखने के लिए आजकल पारद गुटिका मिलने लगी है। वो पारद गुटिका कुछ नहीं है, इसी प्रकार है, अन्य द्रव्यों के साथ पारद मिला करके गुटिका बनाई हुई, उसके कारण कभी कीड़ा नहीं लगता है धान्य में। दूसरी एक बात, बहुत दिन तक आप उसका यूज कर सकते हैं क्योंकि वो निर्वीर्य नहीं होते, उसे एक्सपायरी डेट नहीं रहती। जिसमें पारगंधक का प्रयोग किया गया है, ऐसे द्रव्य कभी भी निर्वीर्य नहीं होते, जितने पुराने उतना अधिक कार्यकारी, ऐसा इन द्रव्यों का विवेचन किया जाता है। औषधि योजना अनेक प्रकार से की जाती है, अनेक रूप से आपको विचार करना पड़ता है, उसके कोई अंश मैंने आपके सामने रखे। औषधि योजना के साथ साथ अनुपान भी उतना ही महत्व होगा। अनुपान तो होना चाहिए, अनुपान यानी क्या, अनुसह पश्चात्वाद दिए थे अनुपान, साथ साथ या बाद में जो दिया जाता है उसको अनुपान कहते हैं। अनुपान देने के कारण 3 है, एक तो दवा लेने में सुविधा हो, पानी के साथ ले लो निगल लो, ऐसा कह सकते हैं। यदि कड़वा द्रव्य हो तो उसमें शक्कर डाल करके ले लो, ऐसा आप कर सकते हैं। लेने में सुविधा आने के लिए अनुपान का प्रयोग किया जाता है। और उससे अधिक महत्व, अनुपान से जो द्रव्य आप दे रहे हैं उसके गुणधर्म बढ़ा देना। और तीसरा है, जो अपेक्षित गुण नहीं है, जो साइड इफेक्ट्स है, जो दुष्परिणाम है, वो टालने के लिए भी आप अनुपान का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप लेना हो तो विषतिंदुक या मांसवस्त्र कार्यकारी एक बहुत अच्छा द्रव्य, मांस धातु को संवर्धना प्राप्त करा देने के लिए इसके जैसा दूसरा दवा उपलब्ध नहीं होगा। मगर यह विषतिंदुक है, कारस्कर को दूसरा नाम विषतिंदुक ही है। कारस्कर कल्पों का प्रयोग यदि करना हो तो उसके दुष्परिणाम टालने के लिए, टू अवॉइड साइड इफेक्ट्स, हमेशा उसका उपयोग घृतपान के साथ ही करना पड़ेगा। घृत या अनुपान होना चाहिए। अधिक मात्रा में घृत दिया तो विषय लक्षण नहीं उत्पन्न होंगे। एक रुग्ण मुझे याद है, अभी याद आया इसलिए बीच में मैं बोल दूं। एक रुग्ण मेरे पास आया था, तरुण रुग्ण, जो पेट से नीचे गिर गया,
उसे जो अस्थि रहती है, मज्जा जिसमें से जाती है, जो उनमें से जो उनमें बाधा उत्पन्न हो गई, वहां ऑपरेटिव भी हो गया। उसे मज्जा धातु की विकृति होने के कारण उसे पूर्णतः पैरालिसिस हो गया था। पैरालिसिस है क्या? दोनों हाथ पाए ही नहीं, तो बंदे के नीचे वो करीब निर्जीव था, कोई संवेदना नहीं थी, हलचल तो थी ही नहीं, पर संवेदना भी नहीं थी, किसी भी प्रकार की संवेदना। नाभि के नहीं, ग्रीवा के ऊपर का भाग तो प्राकृत था, ऊर्ध्व चतुर्गत प्राकृत था, इसलिए वो बोल सकता था, सुन सकता था, पर कोई हलचल नहीं, उसके अंगुली भी हिला नहीं सकता था। 2 वर्ष के बाद ताराचंद रुग्णालय में, जहां मैं काम करता था, वहां उसको प्रवेशित किया गया। उसे मैंने कारस्कर का प्रयोग शुरू किया था, और कारस्कर देते समय मुझे ऐसा लगा कि इसे बहुत अधिक मात्रा में देना चाहिए। सामान्यतः कारस्कर 50 मिलीग्राम से लेकर के 100 मिलीग्राम तक एक समय में ऐसा देते हैं। मैंने उसे करीब करीब आधा ग्राम एक समय में, 500 मिलीग्राम एक समय में, इस मात्रा में देना प्रारंभ किया। मगर साथ साथ उसे एक कटोरी भर करके घुर्द भी मैं पिलाता था। तो इतने अधिक मात्रा में कारस्कर देते हुए भी उसे कोई विषय लक्षण नहीं मिले। इसका फायदा क्या हुआ? हाँ जरूर, बहुत देर लगा उसे ठीक होने के लिए। 2-3 महीने के बाद उसने कहा, नहीं मैं दवा नहीं लेना चाहता हूं, मेरा व्याधि बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? तो बोले मुझे पहले दर्द नहीं था, अभी पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। उसे समझाना पड़ा, अरे ये ठीक होने का लक्षण है, अभी वेदना निर्माण हो, समझने लगी आपको। पहले जो वेदना होती ही नहीं थी, आपको समझ में नहीं आती थी, अभी वेदना आपको समझ में आने लगी है, ये ठीक होने का लक्षण है। उसको चिकित्सा करीब साल तक चालू थी। आज रुग्ण इतना अच्छा है कि वो सभी काम कर सकता है, इलेक्ट्रिशियन के रूप में काम कर रहा है, यानी वो ऊपर चढ़ के सीढ़ी पर भी काम कर सकता है। उसकी शादी भी हो गई है और उसे बच्चे भी हो गए, सभी प्रकार के कंट्रोल आ गए उसको। एक कहने के लिए मैं ये कर रहा हूं, मगर अनुपान देना योग्य रूप से ये महत्व का रहता है, ये यहां ध्यान में लेना चाहिए। अनुपान का दूसरा भी उदाहरण ले सकते हैं, सादे सादे उदाहरण आप ले सकते हैं। जैसे कोई विरेचन द्रव्य देना हो तो आप गर्म पानी के साथ उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि उष्णोदक ये भी वातानुलोमन के लिए अच्छा है, और इसीलिए कोई भी विरेचन द्रव्य देना हो तो आप गर्म पानी का उपयोग आप कर देते हैं। साथ साथ दवा का प्रयोग करते समय मात्रा का विचार भी महत्व का। जो रसौषधि है उसकी मात्रा कम रहती है, बात सच है, मगर हर एक रुग्ण के अनुसार उसकी मात्रा का विनिश्चय करना चाहिए। जैसे मैंने अभी जो उदाहरण दिया, उसे अल्प मात्रा में कारस्कर देने से फायदा नहीं था, अधिक मात्रा में देना पड़ा। परंतु मात्रा का विचार अलग दृष्टि से भी आपको करना पड़ता है, देश के अनुसार भी मात्रा बदल सकती है। जैसे समीर बंधक द्रव्य एक उत्कृष्ट वात प्रशमन करने वाला द्रव्य, मगर समीर बंधक जितने मात्रा में आपको, जैसे महाराष्ट्र के रुक्ष भाग जो है मराठवाड़ा जैसे, वहां उसका प्रयोग करें तो अल्प मात्रा में उपयुक्त होगा, पर उसी मात्रा में बंबई जैसे जहां अनुभव प्रदेश है वहां उपयोग नहीं होता है, वहां अधिक मात्रा में उसका प्रयोग करना पड़ता है। तो मात्रा का विचार ये भी बहुत महत्व का है। इन सभी बातों का विचार करके, सूक्ष्मतर रूप से विचार करके यदि आप चिकित्सा करें तो ही योग्य रूप से चिकित्सा हो सकती है। चिकित्सा अनेक प्रकार बताए गए ग्रंथ में। आपने आयुर्वेद के प्रयोजन तो जाने हैं, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से व्याधि परिवीक्षा। चिकित्सा के भी 2 प्रकार बताए गए, इसलिए स्वस्थ की जो स्वास्थ्य है वो बना रखने के लिए या अधिक बढ़ने के लिए ऊर्जस्कर चिकित्सा, और दूसरी चिकित्सा बताई गई जो आर्त है, जो रोगग्रस्त है, उनका
रोग प्रशमन होने के लिए की जाने वाली चिकित्सा। ऊर्जस्कर चिकित्सा भी दो प्रकार की बताई गई, एक रसायन और वाजीकरण। रसायन और वाजीकरण, रसायन यानी क्या? लाभोपायो ही शस्त्रानाम रसादीनाम रसायनम, ये रसायन की व्याख्या। प्रशस्त धातु निर्माण हो इसलिए किए जाने वाली चिकित्सा वो है रसायन। फिर एक द्रव्य का अभ्यास ठीक हो जाएगा, उसे सभी धातुओं का यदि होना है, प्रशस्त धातु निर्माण होने वाले, तो इतना रसायन क्यों कहेंगे? एक बात ध्यान में रखना चाहिए, रसायन का प्रयोग करते समय, व्याख्या बनाते समय और भी एक व्याख्या बताई गई है, और वो है रसायन का प्रयोग जब आप करते हैं तो रसायन की और भी एक व्याख्या बताई गई है, और वो है यद जरा व्याधिनाशनम तद रसायन। सच में बोलो तो रसायन ये ऊर्जस्कर चिकित्सा बताई है, व्याधिनाशन चिकित्सा नहीं। फिर रसायन के प्रकार ये दो कैसे कहे जा सकते हैं? ये जरानाशन चिकित्सा और दूसरी व्याधिनाशन चिकित्सा। ध्यान में रखिए, रसायन चिकित्सा यानी जरानाशन नहीं है, जरा उत्पन्न न होने के लिए की जाने वाली चिकित्सा। यदि जरा यानी वृद्धत्व प्राप्त होने के पहले ही उनका प्रयोग शुरू करें तो फायदा होने वाला है। एक बार जरा उत्पन्न हो गई, वार्धक्य आ गया तो वार्धक्य दूर होगा ऐसा नहीं है। वैसे ही व्याधिनाशन के बारे में, व्याधिनाशन यानी व्याधि दूर करने की ये चिकित्सा नहीं है, व्याधि निर्माण न हो, प्रतिबंधात्मक चिकित्सा जो रहती है वो रसायन चिकित्सा रहती है। एक रोग होने के बाद फिर से उस रोग की उत्पत्ति न हो, इसलिए आप बहुत बार रसायन चिकित्सा करते हैं। जैसे पिप्पली रसायन का प्रयोग आप करते हैं, वर्धमान पिप्पली हो या किसी प्रकार का उपयोग करते हैं तंबाकूश्वास जैसे रोगों में, वो वेगावस्था में उपयोग नहीं है। वेग मध्यकाल में फिर से वेग न आने के लिए प्रतिबंधक के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। ये पहली बात ध्यान में रखनी चाहिए। रसायन, इतने द्रव्यों का अभ्यास क्यों करना? रसायन का थोड़ी से अलग दृष्टि से विचार करना होगा आपको। रसायन यानी प्रशस्त धातु निर्माण होना चाहिए। शरीर में किसी भी भाव पदार्थ की, किसी भी धातु की उत्पत्ति होने के लिए कम से कम 4 जो भाव है उनका विचार इकट्ठित रूप से करना होगा। देखिए, धातु उत्पन्न के लिए पोषकांश अच्छी तरह से होने चाहिए। अच्छे पोषकांश के बिना धातु की उत्पत्ति नहीं होगी। जो पोषकांश है उनका परिणमन शरीर भाव में होने के लिए वो धात्वग्नि अच्छा होना चाहिए। केवल धात्वग्नि ही नहीं, तो जहां भावों की उत्पत्ति हो जाती है ऐसे स्रोत भी प्राकृत होने चाहिए। और भी एक घटक महत्व का, और वो ये है कि पोषकांश यदि आपने उसका आहार में उपयोग किया फिर भी उसका एब्सॉर्प्शन और एसिमिलेशन शरीर में होना चाहिए, यानी वायु की गति प्राकृत होनी चाहिए जो वहां से स्रोत तक पहुंचे। ये चारों घटक जब इकट्ठे रहेंगे तभी प्रशस्त धातु निर्माण हो सकेगा। इनमें से कोई भी घटक कम हो तो धातु की उत्पत्ति होगी नहीं ठीक तरह से। तो रसायन का प्रयोग करते समय भी आपको इन चारों बातों का विचार करना, चारों घटकों का विचार करना आवश्यक रहता है। बहुत बार स्रोत से अच्छा रहता है, धात्वग्नि भी अच्छा रहता है, वायु का अनुलोम गति, पर पोषकांश ही मिलता नहीं, कुपोषण उत्पन्न हो जाता है। ऐसे समय में केवल बल्य द्रव्यों के प्रयोग से प्रशस्त धातु बनेगा। जैसे अश्वगंधा है, शतावरी है, ऐसे द्रव्यों का रसायन के रूप में प्रयोग कब करना है? जब पोषकांश कम हो। बस जब स्रोतस की विकृति हो तो स्रोतस की तरफ ध्यान देना पड़ेगा आपको। स्थान विकृति जो है उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। पिप्पली जैसे रसायन का प्रयोग आप करेंगे या अन्य पर्पटी जैसे द्रव्यों का प्रयोग करेंगे, घृणी रोग में ये रसायन के रूप में कार्यकारी होंगे क्योंकि वो स्रोतोदृष्टि दूर करने वाले हैं। धात्वग्नि मान दूर करने के लिए भी कुछ समय प्रयोग करना पड़ेगा।
और इसीलिए धात्वग्नि मान्य का विचार अधिक रूप से करना ही होगा आपको। भाव पदार्थ में अग्नि की विकृति यदि हो तो पोषण होगा ही नहीं। त्रिफला जैसा द्रव्य स्रोतो विबंधन विविधान हंति, ये गुणधर्म बताया गया, ध्यान में रखिए। स्रोतो विबंध दूर करने के लिए जो त्रिफला उपयुक्त है वो वातानुलोमन के लिए उपयुक्त होगी। त्रिफला रसायन का प्रयोग ऐसी अवस्था में कर देंगे आप। शरीर में केवल एक भाव पदार्थ की उत्पत्ति होती है ऐसे नहीं, एक धातु की उत्पत्ति होती है। अलग अलग धातु है, अलग अलग धात्वग्नि है, अलग अलग स्रोतों से पोषकांश भी अलग अलग रूप से आपको देने पड़ेंगे और इसीलिए अनेक प्रकार के रसायनों का प्रयोग आपको करना होगा। केवल एक रसायन का अभ्यास किया और लाभोपायो ही शस्ता नाम रसादी नाम रसायनम, इस न्याय से उसका उपयोग होगा, ऐसा सोचना गलत होगा, यह ध्यान में रखना चाहिए। As we conclude today's episode of Chikitsa Nirupanam, let us remember that Ayurveda is not merely about selecting medicines. It is about understanding the patient, the disease, and the principles that connect the two. The true strength of a Vaidya lies not in memorizing formulations, but in cultivating the clinical wisdom to choose the right treatment at the right time for the right patient. It was this art of clinical reasoning that Vaidya Yogojoshi sir dedicated his life to teaching, and is a privilege to preserve and share that legacy through this series. If today's discussion has helped you think more deeply about Ayurveda, please like, share, and subscribe to Yashodhwani, Ayurved's own voice. Your support enables us to continue preserving the timeless teachings and clinical wisdom of Vaidya Gojoshi sir for students, practitioners, and teachers across the world. Until we meet again in the next episode on next Thursday, keep questioning, keep learning, and remember every treatment has a reason, every medicine has a context. Ayurveda is understood through principles and not merely prescriptions. Namaste.